दिल्ली का दिल लाल किले के बिल्कुल सामने एक कार पल भर में आग के गोले में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ सायरनों की आवाज सुनाई देती है, लोगों में दहशत का माहौल, चीखें। देश के हर टीवी चैनल में एक ही न्यूज, दिल्ली धमाका। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, कार ब्लास्ट। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, आप देख सकते हैं इन 5 तस्वीरों के अंदर। और लोगों का दिल्ली की राजधानी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया यार। अगर आप मुझसे पूछो, मैं बोलूंगा सिर्फ एक धमाका नहीं था यार, ये उस खामोश नेटवर्क की पहली झलक थी जो हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ दिल्ली एनसीआर की जमीन के नीचे सांस ले रहा था। कौन है ये लोग यार, क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने धमाका किया, क्यों आतंकवादी दुनिया में धमाका होता है, क्यों ब्लास्ट होते हैं, इस सब पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दिल्ली धमाके को समझने से पहले मैं सिर्फ आपको टेररिज्म, ब्लास्ट या धमाके समझाने की कोशिश करूंगा। शायद इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा, किसी मुल्क के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां धमाके नहीं हुए होंगे। लेकिन धमाके क्यों करे जाते हैं, क्यों दहशत का माहौल फैलाया जाता है यार। देखो, आतंकवादी तो गोलियों से भी मार सकते हैं ना लोगों को, तो ब्लास्ट ही क्यों। आप सोच कर देखो कि कुछ लोग गोलियों से मरते हैं और कुछ जो आदमी धमाके के अंदर मरता है ना यार, उसकी बॉडी नहीं मिलती, उसकी बॉडी के पार्ट्स को उठाने पड़ते हैं। ये होती है दहशत। आतंकवाद का मेन काम होता है दुनिया के अंदर दहशत फैलाना, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना। और आतंकवाद या धमाके के लिए उससे भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जगह, कि वो धमाका या वो आतंकवादी हमला कहां पर हो। बिल्कुल आप सही समझे, यानी कि हिंदुस्तान की सबसे सेफ जगह दिल्ली, वो भी लाल किले के सामने, जहां से माननीय प्रधानमंत्री हर साल झंडारोहण करते हैं यार, जहां पर पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है, चप्पे चप्पे पर दिल्ली को लगी हुई है। सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल, अगर दिल्ली के अंदर धमाका हुआ तो पूरी दुनिया तक एक मैसेज दिया गया। हर न्यूज चैनल की एक ही न्यूज, दिल्ली ब्लास्ट। सोचो अगर यही धमाका जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में हुआ होता, जो कई बार हुए, तो शायद आतंकवादियों को इतना बड़ा मीडिया कवरेज नहीं मिलता। तो आतंकवाद का सबसे बड़ा जो मकसद होता है, वो मकसद होता है दहशत फैलाना। और दहशत कैसे फैलेगी यार, जब उस आतंकवादी हमले या उसके धमाके की खबर पूरे विश्व तक फैलेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आतंकवादियों के लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत सारे टीवी चैनल बोल रहे थे कि यार नहीं, ये धमाका तो गलती से हो गया, पैनिक में हो गया, वो नहीं करना चाह रहा था। चलो मेरा आप लोगों से सवाल, अगर उमर को धमाका नहीं करना होता, उस आतंकवादी को धमाका नहीं करना होता, वो क्यों दिल्ली के अंदर एंटर हुआ। पहली चीज, वो हाईवे पकड़ के बाहर भी जा सकता था, वो देश की राजधानी के अंदर एंटर होता, और राजधानी के एंटर होने के बाद वो दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाका लाल किले के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां मौजूद है, वो वहां एंटर होता है और कम से कम 3 घंटे तक गाड़ी की पार्किंग में रहता है, नहीं भागता वहां से। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसे धमाका करना है। और ये एक वो जगह, आप देखो इस जगह के बिल्कुल नजदीक में एक जैन मंदिर, थोड़ा सा आगे भगवान शिव का मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, सारे धर्मस्थल भी यहाँ पर है यार। हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है यहाँ पर। एक ऐसी जगह को चुनना आतंकवाद के लिए जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पूरे घटना को कैसे अंजाम दिया गया, कौन इसके पीछे थे, वो क्या चाहते थे, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 19 अक्टूबर को कुछ एक लोगों को अरेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे एक दिन पहले पूरे JNK के अंदर जैश के पोस्टर लगाए थे, और जैश के पोस्टर में एक ही धमकी दी गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्स के ऊपर हमला करने पर। तो जम्मू कश्मीर ने 8 आदमियों को अरेस्ट किया। उनमें से 8 में से कौन थे? 2 डॉक्टर थे। एक वही डॉक्टर जिसका नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, मुजिबिल। जम्मू कश्मीर ने जब इन डॉक्टर्स से या बाकी लोगों से पूछताछ करी, तो मुजिबुल ने बताया कि जो भी पोस्टर्स लगाए गए या जो भी हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी घटना होने वाली है, उसके पीछे कौन है? जैश और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है अंसार गजवत उल हिंद। यार ये क्या है? जैश का ही एक विंग है जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि JNK को क्या, इस्लामिक स्टेट बनाना। इसका जो फाउंडर था वो पहले हिजबुल के लिए काम करता था, जाकिर मूसा। 4-5 साल पहले सिक्योरिटी फोर्स ने उसको मार दिया, लेकिन आज भी ये विंग क्या कर रहा है? जैश के अंडर में काम करता है और लोगों को इस देश के खिलाफ भड़काना, जिहाद के लिए भड़काना, देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं करना, ये सारा का सारा क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम। मुजिबिल के इशारे पर ही
आप सबको पता है सहारनपुर से आदिल को अरेस्ट किया गया था 6 अक्टूबर को। ये भी एक डॉक्टर है यार, जैसे सेम मुजबिल था, ये भी एक डॉक्टर है। आदिल के निशानदेही पर हरियाणा पुलिस, JNK पुलिस या यूपी पुलिस, दिल्ली की स्पेशल ब्रांच, फरीदाबाद के फतेहपुर में दुज विलेज के पास एक जगह छापा मारते हैं जहां आदिल पहले रहा करता था। वहां से लगभग 350 kg अमोनियम नाइट्रेट मिलता है और उसी के निशानदेही पर नजदीक से एक मौलवी को अरेस्ट किया जाता है, जिसके बाद 2400 kg अमोनियम नाइट्रेट, मतलब पूरा 2900 kg से लेकर 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट को क्या किया जाता है, बरामद किया जाता है। और उसी रात को एक फीमेल डॉक्टर को, शाहीन को भी अरेस्ट किया जाता है। ये भी सेम एक डॉक्टर, और इस डॉक्टर की गाड़ी के अंदर AK-47 भी बरामद होती है। और AK-47 किसके पास मिली थी? आदिल के पास। एक दूसरी AK-47 किसकी मिलती है? शाहीन, डॉक्टर शाहीन के पास। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों AK-47 रखी गई थी। अब सबको अरेस्ट करने के बाद, पूछताछ के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल जाता है कि इनका एक चौथा साथी भी कौन है, उमर, जो अभी तक फरार चल रहा है। तो JNK पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और देश की कई एजेंसीज उमर को ढूंढना शुरू करती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उमर को भी हर चीज पता थी, क्योंकि वो JNK पुलिस का भी लगातार ट्वीट पढ़ रहा था, जहां JNK पुलिस ने अपने ट्वीट में मेंशन किया हुआ था कि तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते, हम तुम तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा नहीं है, यह है कि पैनिक होता है एक टेररिस्ट, क्योंकि उसको पता है यार मुझे मरना है, और वो पूरा का पूरा क्या करता है, सारे हाईवेज को क्रॉस करते हुए दिल्ली के अंदर एंटर करता है। और 6:52 पर जैसे आपने सुना, एक धमाका होता है जिसमें 12 लोगों की जान चली जाती है और 30 से ज्यादा घायल है। अब सवाल आता है कि क्यों अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या है अमोनियम नाइट्रेट। दुनिया के अंदर यार 2 तरह के एक्सप्लोजिव होते हैं पूरी दुनिया में, तीसरा कुछ भी नहीं है। हम कमर्शियल को नहीं गिनेंगे, कमर्शियल वो होता है जैसे हम लोग जो दीपावली के पटाखे वगैरह इन चीजों में यूज होते हैं। तो 2 एक्सप्लोजिव के ऊपर आते हैं हम लोग, क्या कहता है, हाई एक्सप्लोजिव, एक लो एक्सप्लोजिव। दुनिया का कोई भी हाई एक्सप्लोजिव, उदाहरण के लिए RDX, TNT, PEK या कोई भी फॉरेन एक्सप्लोजिव हो, इनको धमाका करने के लिए क्या चाहिए होता है, डेटोनेटर चाहिए। बिना डेटोनेटर के दुनिया में परमाणु बॉम्ब भी नहीं फटेगा यार। तो दुनिया के अंदर किसी भी हाई एक्सप्लोजिव में धमाका करने के लिए क्या चाहिए, डेटोनेटर की जरूरत। लेकिन यहीं पर लो एक्सप्लोजिव, जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट हो गए, और दुनिया में और भी बहुत सारे 10,000 तरह के केमिकल्स हैं जिनको हम लो एक्सप्लोजिव के अंदर गिनती करते हैं। यहां तक कि जो हम अपने घरों के अंदर LPG यूज करते हैं, ये भी एक लो एक्सप्लोजिव में आता है। जो CNG है वो भी एक लो एक्सप्लोजिव के अंदर आता है। तो लो एक्सप्लोजिव को धमाका करने के लिए किसी भी डेटोनेटर की जरूरत नहीं पड़ती यार। अब आप बोलोगे कि यार क्या कोई भी लो एक्सप्लोजिव ऐसे ही धमाका हो जाएगा? नहीं, यही चीज कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उमर अपनी गाड़ी के अंदर लगभग 80 kg अमोनियम नाइट्रेट लेके लाल किले के सामने बैठा हुआ था ना यार, इस अमोनियम नाइट्रेट को धमाका करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत नहीं चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा बहुत इजी लैंग्वेज में। जैसे RDX को धमाका करने के लिए डेटोनेटर चाहिए, तो अमोनियम नाइट्रेट को या दुनिया के किसी भी लो एक्सप्लोजिव को धमाका करने के लिए डेटोनेटर नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया का कोई भी लो एक्सप्लोजिव, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट ही क्यों ना हो, वो तब तक नहीं फटेगा, उसमें धमाका तब तक नहीं होगा जब तक वो दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कि जब तक दूसरा केमिकल इसके रिएक्शन में नहीं आएगा, इसके नजदीक नहीं आएगा। तो अमोनियम नाइट्रेट को दुनिया में किसी ना किसी केमिकल के साथ रिएक्ट किया गया था, तब जाके धमाका हुआ। एज ए सिक्योरिटी रीजन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन सा केमिकल है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में धमाका करने के लिए 150 से लेकर 175 डिग्री सेल्सियस चाहिए यार, तभी उसको ट्रिगर मिलेगा। तो ऐसा कौन सा केमिकल था जिसने उसको इतना ट्रिगर दिया कि 80 kg अमोनियम नाइट्रेट के अंदर एक धमाका हुआ। और आपको पता है अमोनियम नाइट्रेट को CNG के साथ अटैच किया गया था उसी गाड़ी में। आपको पता है कि गाड़ी थी I-20, उस गाड़ी के अंदर CNG भी लगा हुआ था, तो CNG के साथ उसको अटैच किया। एक तो अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ, और वो धमाका किसको मिला, CNG को भी मिला। तो डबल ब्लास्ट समझ लो, एक साथ डबल इफेक्ट। इसका धमाका इतना खतरनाक था कि जो CNG का इतना बड़ा टैंक है वो भी कई दूर मीटर जाके गिरा था यार। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक धमाका अमोनियम नाइट्रेट ने। मैं आपको बताऊं 80 kg अमोनियम नाइट्रेट उतना ही धमाका दे सकता है जितना 40 kg 30 kg RDX दे सकता है यार। आप इसका इफेक्ट समझ लो। और एक चीज और आप लोगों के लिए आसानी से, दुनिया का कोई भी हाई एक्सप्लोजिव वो फटता है, RDX फटता है, ब्लास्ट होता है, लेकिन दुनिया का कोई भी लो एक्सप्लोजिव फटता नहीं है, वो जलता है। हाई एक्सप्लोजिव और लो एक्सप्लोजिव में यही फर्क होता है यार। अब आप बोलो कैसे? जैसे हम अपने घरों के अंदर गैस जलाते हैं तो गैस जलती है ना यार, गैस फटती नहीं है। लेकिन गैस फट भी सकती है जब उसको एक टेम्परेचर मिलेगा,
सेम अमोनियम नाइट्रेट का भी यही है, जब तक उसको एक प्रेशर नहीं मिलेगा वो तब तक नहीं फटेगा। समझ गए? आप एक एग्जांपल के लिए कि आपने क्या किया, कोई भी बारूद है, हम लोग दीपावली में क्या करते हैं, पटाखा जलाते हैं। अब नॉर्मल बारूद को खोल के डाल दो, आग लगाओ, बारूद जलेगा। लेकिन जब हम उसी बारूद को किसी के अंदर पैक कर देते हैं और बांध देते हैं, आग लगाते हैं तो फटता है। सेम वही लो एक्सप्लोजिव होता है, दुनिया का कोई एक्सप्लोजिव जलता है। लेकिन जब हम उसको किसी चीज में पैक कर देंगे, टाइट कर देंगे और उसको एक प्रेशर देंगे, एक टेम्परेचर देंगे तो ब्लास्ट होगा। ये आपके नॉलेज के लिए मैं लो एक्सप्लोजिव के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल और उस गाड़ी के अंदर था जिसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्या किया गया था, रिएक्ट किया गया था, और दोनों को रिएक्शन के बाद एक धमाका हुआ। उस धमाके के बाद आप सबको पता है कि लाल किले के सामने क्या इफेक्ट हुआ। देश के अंदर बहुत सारे लोगों का सवाल कि इसके तार कहां से जुड़े थे। मैंने आपको बोला कि इसके तार पाकिस्तान के जैश के साथ, यानी कि मौलाना मसूद अजहर, आईएसआई के साथ। इनका जो हैंडलर बैठा हुआ था तुर्की के अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि ये डॉक्टर जो आदिल, ये कई बार तुर्की के वहां भी क्या हो गए थे, इन्होंने मीटिंग्स वगैरह करी। मीटिंग करने के बाद इंडिया के अंदर उन्होंने प्लान किया, एक धमाका किया हिंदुस्तान के अंदर। तो कहीं ना कहीं तो इनका हैंडलर बैठा हुआ है ना बाहर, तो आज भी इनका मास्टरमाइंड जिंदा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुर्की में बैठा हुआ जो कोड है, अक्सा जिसका कोड है, वही मास्टरमाइंड है। उसके ऊपर भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि डायरेक्ट मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान से बाहर नहीं आता। तो एक पूरी की पूरी चैन होती है जो इन लोगों को क्या करती है, कमांड देती है, उसके कमांड के इशारे में काम करते हैं। या टेररिज्म का तरीका चेंज हो गया है पूरा। टेररिज्म के तरीके के ऊपर बात करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल कि देश की सुरक्षा को लेके, हमारी सरकार को लेके। मैं आपको ये बोलूं कि उसमें से कई लोग कहेंगे कि या नहीं, तुम तो देश के फेवर में बात करते हो। भाई मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तो मैं हिंदुस्तान के ही फेवर में बात करूंगा यार, मैं पाकिस्तान के फेवर में बात नहीं करूंगा। जब ये धमाका हुआ, आपको पता है धमाके के कुछ ही मिनट के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ब्लास्ट सीन में मौजूद थे। इसका मतलब आप समझते हैं? आप सोचो कि एक धमाका हो गया इतनी जल्दी, बहुत बड़ा इलाका है यार चांदनी चौक का। हो सकता आतंकवादियों ने दूसरा डिवाइस भी लगाया हो, कोई दूसरा बॉम्ब भी वहां प्लान किया हो। तब तक देश का प्रोटोकॉल होता है कि जब तक पूरे एरिया को सिक्योर नहीं किया जाता, सेफ नहीं किया जाता, हमारी एनबीडीसी, नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर, एनआईए, एनएसजी क्लियरेंस की रिपोर्ट नहीं देगी, देश का कोई भी वीवीआईपी उस जगह पर नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के गृह मंत्री उस जगह पर मौजूद थे यार। सिर्फ किस लिए? इस देश को यह बताने के लिए कि ये देश आपके साथ है, जिस जगह पर एक आम आदमी भी जाने से डरेगा, क्योंकि अभी अभी एक धमाका हुआ है, दूसरा भी हो सकता है। देश के गृह मंत्री वहां पर मौजूद है। अब आते हैं टेररिज्म का तरीका कैसे। टेररिज्म ने नया तरीका क्या कर लिया, या टेररिज्म पहले क्या करता था? अनपढ़ लोगों को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उन लोगों को क्या करता था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डालेगा, उनसे अटैक कराएगा, उनसे धमाके कराएगा। लेकिन उसने कहा नहीं, जिस तरह आप लोग अपग्रेड होते हो ना यार, आईफोन पहले 10 लिया, 11, आज 17 में आ गए, तो आतंकवाद ने भी अपना तरीका चेंज कर दिया यार। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि यार देश के बॉर्डर सिक्योर हैं, देश के अंदर हाई एक्सप्लोजिव नहीं आ सकता। हम एक काम करते हैं, ऐसे आदमी को चुनते हैं जो देश के अंदर से केमिकल लाकर, लो एक्सप्लोजिव को लाकर उसी से धमाका कर दे। एक डॉक्टर जिसका प्रोफाइल पता है क्या है, जिसका ये प्रोफाइल है कि यार वो केमिकल्स को, अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल को 5 केजी ले सकता है, क्योंकि भारत सरकार ने उसको ऑथराइज किया है कि तुम रिसर्च के लिए, दवाइयों के लिए ले सकते हो। आप और हम नहीं ले सकते। लेकिन इस देश में मुजबिल, ठीक है, शाहीन या आदिल जैसे लोग ही हैं जो हमारे देश की इसी केमिकल को हमारे खिलाफ ही यूज करते हैं यार। आतंकवादियों ने इनको क्यों चुना, या जैश के मौलाना मसूद अजहर ने इनको क्यों चुना? क्योंकि ये आसानी से अमोनियम नाइट्रेट को ला सकते थे यार। आप सबके जहन में एक ही चीज होनी चाहिए यार कि ये कैसे, ये डॉक्टर, इतने पढ़े लिखे लोग कैसे आईएसआई के टारगेट में आते हैं, कैसे मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों के टारगेट में आते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, कई बार मैं देश को लेके बात रखता हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इसका विरोध भी करते हैं, क्योंकि हमारे देश में रह रहे हैं ना यार, यहीं खा रहे हैं, यहीं पले, यहीं कई स्कॉलरशिप में बड़े हुए, और इसी देश के खिलाफ होते हैं। तो आपने मेरे भी देखे होंगे या दुनिया में किसी भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, एंटी इंडिया बात करना शुरू करते हैं। तो आईएसआई की पूरी एक विंग है जो इन चीज़ों पर नजर रखता है, जैसे लक्की बिश के हर वीडियो के ऊपर नजर रखता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कोई नीचे लिखता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, कोई क्या लिखता है, आपने देखा होगा। तो आईएसआई की एक विंग क्या करती है, उस कमेंट को पढ़ती है, उसकी आईडी के अंदर जाती है और लगातार उसे वॉच करना शुरू करती है, उसकी आईडी को। ऐसा नहीं एक दिन,
एक दिन, एक महीना, साल साल भर तक कंटिन्यूस आईडी के ऊपर नजर रखती है। जब आईएसआई को पूरा लग जाता है कि यार ये आदमी तो बिल्कुल आतंकवादी बनने के लायक है, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर रहकर ही ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, तब आईएसआई इनसे कांटेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से डॉक्टर आदिल जैसे तक अगले दिन ही आईएसआई पहुंच गई होगी। इसे कंटिन्यू वॉच किया होगा आईएसआई ने। जब आईएसआई को यकीन हो गया कि यार नहीं, ये तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान को ही मारने की साजिश रच सकता है या हमारे काम आ सकता है, तब वो लोग इन लोगों तक पहुंचते हैं यार। तो आप समझ सकते हैं एक छोटा सा कमेंट्स कैसे आईएसआई उस कमेंट के माध्यम से एक आदमी तक पहुंच जाती है, उसको सोच कर एनालाइज करती है। आपको स्क्रीन में 4 पोस्टर नजर आ रहे होंगे यार, शायद आपको किसी न्यूज चैनल में पोस्टर नहीं दिखे होंगे। ये पोस्टर पता है क्या है? मौलाना मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर, उसने इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर एक महिला ब्रिगेड खोल रही हो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि पहले क्या होते थे, फिदाइन होते थे आतंकवादियों में, अब इन्होंने बोला है कि यार नहीं, हम महिलाओं को भी क्या करेंगे, एंटी इंडिया बनाएंगे या देश के खिलाफ बनाएंगे। तो ये जो 4 पोस्टर आपको नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये पहला है 25 अक्टूबर को। ये पोस्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट कराए गए थे, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी महिलाओं के लिए कि कैसे उन्हें तैयार किया जाए, कैसे उन्हें आतंक के रास्ते में डाला जाए। आप पहला पोस्टर देख सकते हैं। दूसरा 27 अक्टूबर को, 2 दिन के बाद फिर उन्होंने क्या किया, आपको पोस्टर नजर आ रहा है, सेम दोबारा इन्होंने लाहौर के अंदर बहुत सारी महिलाओं को क्या किया, इकट्ठा किया, बुलाया, सेम दोबारा धर्म के नाम पर जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए उकसाना। ये दोबारा इनकी क्लासेस चलाई गई थी। तीसरा पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा 6 नवंबर को, उसी दिन जिस दिन आदिल को अरेस्ट किया गया था। ये कहां? बलूचिस्तान के अंदर। सेम दोबारा कुछ एक महिलाओं की, औरतों की, बच्चों की सेम क्लासेस, एंटी इंडिया, जिहाद के नाम पर लोगों को मारना, आतंक फैलाना, बेगुनाह इंसानों को मारना, कैसे ये लोग धर्म के नाम पर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये आपको तीसरा पोस्टर नजर आ रहा होगा। और चौथा आपको 8 अक्टूबर का नजर आ रहा होगा, धमाके से 2 दिन पहले का, कि किस तरह से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी। और इन सब की मास्टरमाइंड कौन? मौलाना मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर। और शाहिदा अजहर की हिंदुस्तान में महिला ब्रिगेड को कौन कमांड करना चाहती थी? शाहीन, डॉक्टर शाहीन। एक क्वेश्चन, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी में AK-47 में मिली, आदिल के पास भी AK-47 मिली। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार कि AK-47, इसका मतलब जो मेरा तजुर्बा है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरी व्यक्तिगत अनुभव है। अगर उन्होंने AK-47 रखी है ना फीमेल डॉक्टर शाहीन ने, तो इसका मतलब उसको चलाना आता है यार। अगर मैं आपके हाथ में AK-47 दे दूं, आपके तो डंडा है ना यार, आपको पता ही नहीं है कहां से मैगजीन भरेंगे, कैसे कॉक होगा, कैसे सेफ्टी केज को R से S से या A में करेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता। तो आपके लिए तो एक लकड़ी का डंडा है। तो इसका मतलब शाहीन के पास अगर AK-47 थी, तो दुनिया के किसी ना किसी जगह पर तो उसने AK-47 चलाने की प्रैक्टिस करी थी ना यार, तभी उसको भरोसा है कि भविष्य में मैं AK-47 चला सकती हूँ। तो इसका मतलब इसने हथियारों की ट्रेनिंग ली। जिस तरह से शाहीन ने हथियार की ट्रेनिंग ली है ना दुनिया के किसी ना किसी कोने में, उसी तरह से डॉक्टर उमर हो या डॉक्टर आदिल हो, मुजिबिल हो, इन सभी लोगों ने आईडी बनाने की ट्रेनिंग ली है। बिल्कुल इनको ट्रेंड किया गया था, तभी तो दिल्ली जैसे इलाके के अंदर एक इतना बड़ा धमाका हुआ। मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि आज क्या है, टेररिज्म ने इनका थोड़ा सा तरीका सुन लेना। पहले ये लोग क्या करते थे, JNK के अंदर लड़कों को लेके जाते थे, ट्रेंड करते थे, आतंकवाद में डाल लेते थे। उससे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी एजेंसीज को पता चल जाता है कि यार ये लड़का तो क्या हो गया, रिक्रूट कर लिया, जैसे मोहम्मद ने, LET ने या हिजबुल ने, ये लोग रिक्रूट हो चुके हैं, ये हमारी नजर में आते थे। लेकिन टेररिज्म ने बोल दिया नहीं, अब आप क्या करोगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, आप हमारे लिए काम करोगे, लेकिन आप एक स्लीपर मूड पर काम करोगे। मेरी बात समझे, ये काम आतंकवाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये आप और हमारे बीच में ही रहते हैं। ये तरीका चेंज हो चुका है। पहले क्या था, सीधे आदमी AK-47 उठाता था, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा हो जाता, लेकिन नहीं, अभी पूरे ट्रेंड है और आप और हमारे बीच में ही रह रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये चीज कह रहा हूं कि और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे देश के अंदर ही रहते हैं, यहीं खाते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमेशा अवेयर रहें। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि किसी आदमी
के रूटीन चेंज हो रहा है, उसका बात करने का तरीका चेंज हो चुका है, उसका नजरिया चेंज हो चुका है, उसके दिल में नफरत है देश को लेके। एक अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को बताओ, ताकि आपका एक छोटा सा कॉल इस देश के अंदर हजारों मासूम लोगों की जान बचा सकता है। और वीडियो खत्म करते समय लास्ट में एक छोटा सा मैसेज ये दुनिया के लिए है। शायद आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप सुना होगा। उसमें उन्होंने बोला कि जो भी दिल्ली धमाके के पीछे हैं, जो भी इस आत्मघाती हमले के पीछे हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। और 2014 के बाद शायद बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा कि आज से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भी बोलते थे, कहते थे हमारी सुरक्षा बल, हमारी फौज इसका बदला लेगी। पहली बार इस स्टेटमेंट को सुनना, उन्होंने बोला कि हमारी एजेंसीज इसका बदला लेंगी। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में, धरती के किसी भी कोने में जो भी दिल्ली ब्लास्ट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हुआ होगा, उसको उसकी सही जगह बहुत जल्दी हमारी एजेंसीज पहुंचा देगी, क्योंकि देश प्रेम से